साथियों नमोदाय जय भीम। मैं एसपी सत्यार्थी आप सभी के बीच बहुजन डायरी के माध्यम से हम अक्सर बहुजन समाज में जो लोग काम किए हैं समाज को जगाने का, उन लोगों को सोचते हैं कि बहुजन डायरी में ला करके आप सभी तक, आप सभी दर्शकों तक पहुंचाने का काम करें, क्योंकि आप से हमारे साथ बैठे हुए हैं माननीय हीरालाल विद्यार्थी साहब, जो बैंक में बैंक मैनेजर रहे, कई ऐसे प्रदेश में रहे और आप लखनऊ में ही आपका आवास है। हम टाइम लिए आपसे कि सर थोड़ा सा, वैसे तो आपका कैडर बहुत ही सुनने लायक बेहतरीन, हम लोग कई बार सुने, प्रभावित हुए। जनता जब इनके सुनती है इनके कैडर को तो उठना नाम नहीं लेती है। इतना मतलब इतना अच्छा सही ढंग से आप समझाते हैं। तो साथियों, आज हम आप ही के जुबानी आपकी आत्मकथा भी सुनेंगे और बहुजन समाज की जागरूकता पहले कैसी थी, आज कैसी है, और है तो हम सत्ता में क्यों नहीं आ रहे हैं, इसी पे चर्चा करेंगे। बाकी आप सभी को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। तो आइए हम बात करते हैं माननीय हीरालाल विद्यार्थी साहब से। बताइए सर अपने बारे में कुछ और समाज के बारे में। तो तरफी जी आपको बहुत बहुत साधुवाद कि आप हमारे यहाँ पधारे। तो मैं अपने जीवन के बारे में आपको बताऊं और बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा से हम कैसे प्रभावित हुए उस संबंध में। तो मैं कक्षा 9 में जब पढ़ रहा था बीएन इंटर कॉलेज भगवंत नगर में, तो एक हमारे क्लासमेट थे मनोहर लाल कुशवाहा जी। हमारे गांव के पूरब में गांव पड़ता है, जिला बता दीजिएगा लोगों। जिला हरदोई। जिला हरदोई, आपका जिला हरदोई है, वहाँ पर ये विद्यालय है और वहाँ की जी वहाँ पर बीएन इंटर कॉलेज बहुत पुराना वो कॉलेज है। जी जी। तो इन्हें गिने इंटर कॉलेज हुआ करते थे उस समय। जी जी। तो हमारे ही नाम के उन्हीं के गाँव में, यानी हीरालाल के नाम से ही जी जी उनके गाँव में एक थे, रेलवे में नौकरी के करते थे वो। जी जी। तो बोले कुछ वो बाबा साहब की किताबें कुछ रखी हैं उनके पास, तो आप पढ़ना चाहो तो आप तो ले आए। मैं तो लाए, हमको दिए बाबा साहब का जीवन संघर्ष, पंडित चंद्रिका प्रसाद जिज्ञास का लिखा हुआ, जी जी। और आर्यों का नैतिक पोल प्रकाश, आर्यों का नैतिक पोल प्रकाश। अच्छा अच्छा। ये ललई सिंह यादव की लिखी हुई पुस्तक है। अच्छा अच्छा अच्छा। ललई सिंह यादव सिर्फ एक वही सच्ची रामायण के नाम से जाने जाते हैं, आप दूसरा नाम लिए हैं कि उनकी दूसरी बुक आज आपने बताया है, क्या है? आर्यों का नैतिक पोल प्रकाश। आर्यों का नैतिक पोल प्रकाश जो है ये माननीय ललई सिंह यादव जी की लिखी हुई है। आप दूसरा आप सुन लीजिए। तो और भगवान बुद्ध के जीवन के ऊपर भी एक छोटी सी किताब थी, मुझे लेखक का नाम नहीं याद। तो गर्मियों में छुट्टी होती है, समर वेकेशन जो। जी जी जी। तो सबसे पहले हमने बाबा साहब का जीवन संघर्ष पढ़ा। जी जी। तो गर्मी की छुट्टी थी, ऐसे उस समय तो सर किताबों का मिलती नहीं थी, कहाँ से आपको मिल गई? तो वो हमारे मनोहर लाल कुशवाहा जी थे, वो लाके दिए। वो लाके दिए हमको। तो हमने कहा परीक्षा हो जाए उसके बाद ही पढ़ूंगा मैं। जी जी। तो पहले ऐसे मकान तो हुआ नहीं करता, छप्पर था एक पड़ा था। जी जी। उसी के नीचे हम लोग घर से निकल आते, वो छप्पर नीचे लेट करके गर्मी में पड़े। किस सन की बात है ये? सन 69 की बात है। 69 की बात है। हाँ 69 में तो पहले बहुत ज्यादा। तो हमने वो किताब जब पढ़ी बाबा साहब का जीवन संघर्ष, तो जब तक खत्म नहीं हुई तब तक मैंने उसको छोड़ा भी नहीं। जी जी। और मेरे आंसू बंद नहीं हुए। इतनी मतलब बाबा साहब के जीवन की दर्दनाक घटनाएं थी उसमें। जी जी। जिसको पानी भी न मिलता हो, रहने के लिए मकान न हो, खाने के लिए भोजन न मिलता हो, और इतना अत्याचार उसके बावजूद भी। जी जी। तो वो महामानव ने इतना बड़ा काम किया, तो मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ। तो फिर बाबा साहब की जयंती कहीं बहुत दूर दराज इलाकों में हुआ करती थी। 69 में तो बहुजन समाज पार्टी का गठन नाम ही नहीं, 84 में हुआ। और बहुजन नायक मानवर कांसीराम को कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। ये साहब तो बहुत बाद में आए। साहब बहुत बाद में आए। उसके पहले आपको ये पता चल गया था कि
तो क्योंकि साहब तो हो सकता महाराष्ट्र में काम कर रहे हो, जो पूना में उनकी नौकरी कर रहे थे वो, जी जी तो उधर करने हम लोगों को जानकारी में नहीं था। जी। तो भगवान बुद्ध की जयंती 21 मई 1971 में, 21 मई 1971 में जी आलवक बुद्ध विहार बांगरमऊ में है, जिसको स्मृति शेष डॉक्टर अग्निलाल साहब ने बनवाया था। जी जी। प्रोफेसर, जो हाँ, प्रोफेसर थे लखनऊ विश्वविद्यालय में इतिहास के। जी तो वो लेकर गए थे सूचना और जनसंपर्क विभाग से एक फिल्म। जी। उस फिल्म का नाम था संत ज्ञानेश्वर। संत ज्ञानेश्वर। वो फिल्म भी हम लोगों ने वहां पर देखी और उनके विचारों को सुना हमने बाबा साहब के बारे में। जी जी। फिर उसके बाद जब समापन कार्यक्रम था तो हम वहीं रुके, तो हमारी उनकी डॉक्टर अग्निलाल साहब ने हमसे कहा कि क्या करते हो जी। तो मैंने कहा हाई स्कूल की परीक्षा दिया है जी जी। आज सुना कि आप यहाँ जयंती कर रहे हैं भगवान बुद्ध की, इसलिए मैं चला आया है। जी जी। और हमारे यहाँ 16 किलोमीटर पड़ता बांगा में। 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर। तो हम लोग 10-12 लोग थे, आस पड़ोस के गाँव के लोग भी थे। जी जी। तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, पढ़ना बहुत जरूरी है, पढ़ाई बंद मत कीजिएगा, और परेशानियां तो हमारे समाज के सामने है ही, और उन्हीं परेशानियों के ऊपर हमको काबू करना है, तब आगे बढ़ेंगे। बाबा साहब का जीवन हमको ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब किसी स्टूडेंट को ये उस समय शब्द बताना कि पढ़ना मत छोड़ना। प्रोफेसर थे, खैर उनका तो जानते थे शिक्षा ही। तो हमें उनकी वाणी से बहुत प्रेरणा मिली। जी। और उस समय के हम लोगों की उम्र के जो भी विद्यार्थी थे सभी के जीवन में बहुत कठिनाइयाँ थी, बहुत कठिनाइयाँ। इंटर पास करने के बाद में जब हम कानपुर गए हैं तो कानपुर में हमने 73 में वहाँ एडमिशन, 73-74 में एडमिशन लिया। BNSD कॉलेज कानपुर में है। जी जी। तो सनातन धर्मी कॉलेज है वो, लेकिन हम लोगों ने उसमें, हमारे भैया भी उसमें पढ़े थे, हम भी वहीं गए। वहां से हमने ग्रेजुएशन करने के बाद में एक बार फूलबाग मैदान वहाँ, तो वहाँ बाबा साहब की जयंती हो रही थी। तो हम लोग वहाँ गए तो 2 महापुरुष हमको वहाँ मिले। एक तो जगन्नाथ प्रसाद उपाध्याय मिले और एक मिले ललई सिंह यादव। अच्छा, जगन्नाथ प्रसाद उपाध्याय ब्राह्मण कुल से आते हैं? हाँ, ब्राह्मण हैं। तो उनका आपने जिक्र किया है, वो क्या, उनकी जरा सा बताइए। हाँ, तो वो ये कह रहे थे कि सन 1942 में जब मैं बाबा साहब को काशी विद्यापीठ में बुलाया, अच्छा, और मोतीराम शास्त्री भी साथ में थे उनके, अच्छा, उन्होंने जिक्र किया मोतीराम शास्त्री का, तो कहने लगे हमने बाबा साहब को बुलाया तो उनके स्वागत के लिए हम लोग स्टेशन पर इकट्ठा हुए। तो हमसे लोगों ने कहा तू तो अछूत समाज का नेता है, तुम ब्राह्मणों पे जा रहे हो उनको ले रहे। बोले तुम मूर्ख हो, तुमको कुछ नहीं मालूम, हम पढ़े लिखे आदमी, इसलिए विद्वान की कदर कैसे की जाती है वो हम जानते हैं, इसलिए हम जा रहे हैं उनको ले। जो आदमी समाज में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का, न्याय का मार्ग दिखा रहा है और किसी के प्रति कटुता नहीं है, उसके जीवन में बहुत कटुता है जो आप लोगों ने दिया उनको। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कहा। साथियों, सोच रहे उपाध्याय जी हैं, इसीलिए कहा जाता है कि हमें ब्राह्मण से नहीं ब्राह्मणवाद से लड़ना है। तो हमारी जातीय लड़ाई नहीं है कि हम किसी जात से लड़ रहे हैं, हमें जातवाद से लड़ना है। तो सर बिल्कुल बिल्कुल, हमको विचारधारा से लड़नी है, लड़ाई है हमारी, इसकी हमारी जात से किसी को कोई लड़ाई नहीं है। फिर उसके बाद में ललई सिंह यादव जी ने अपना स्पीच दिया, बहुत फायरिंग स्पीच था उनका। अब बहुत दुबले पतले थे, आप देख लेते तो कहते इनको तो एक थप्पड़ मार दिया जाए तो गिर पड़ेंगे जमीन में। तो हम लोग 20-25 थे, उसमें नौजवान थे, समझिए 21-22 साल की उम्र थी। तो सब लोग चढ़ गए मंच के ऊपर, तो उनका झोला टटोलने लगे। तो बोले वो हमारे झोले में क्या देख रहे हो, हमारे हम तो फटे हाल है, ऐसे कुर्ता पजामा पहनते हैं और 1-2 कपड़े पड़े रहते, किताबें पड़ी रहती हैं। तो हम लोगों ने कहा सर ये तो आप ठीक कह रहे हो, कपड़ा है और किताबें पढ़ने के लिए, लेकिन ये जो आप उसमें तब्बल रखते हो ये आप क्यों रखते हो उसमें? तो उन्होंने, तब्बल का मतलब? तब्बल मतलब फरसा। फरसा। फरसा, देहात में उसको तब्बल बोलते हैं। अच्छा अच्छा।
तो हमने कहा ये आप फरसा क्यों रखते नहीं, हैं? हमारे यहाँ पूर्वांचल में तब्बल का मतलब तौलिया होता है। अच्छा अच्छा, तौलिया होता तो है। आप वही तो, हमने सोचा तो थोड़ा। हमारे यहाँ हरदोई जिले में, उन्नाव जिले में उसको तब्बल ही बोला जाता अच्छा है। अच्छा अच्छा। उसका छोटा रूप तब्बल होता है, बड़ा होता है जो फरसा बोलते हैं। जी जी। तो कहने लगे सुनो, कोई भी व्यक्ति हमें गाली दे जाए तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, कोई व्यक्ति हमारे परिवार को गाली दे जाए तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, और कोई व्यक्ति हमारे जात बिरादरी को, हमारे समाज को गाली दे जाए तो हम बर्दाश्त कर लेंगे। जी। लेकिन मेरे सामने अगर बाबा साहब अम्बेडकर को कोई आदमी गाली दे ले, अब शब्द ही कह दे कोई, तो इसी फरसे से उसी में काट डालूंगा मैं। ये आवाज थी ललई सिंह यादव। ललई सिंह यादव की। सोचिए, ललई सिंह यादव को यादव पढ़ ले, और बाबा साहब को तो चमार पढ़ ही रहा है, वाल्मीकि अब पढ़ने लगा है। तो हम लोग जो है किसी को दबाने के लिए सत्ता नहीं बनाएंगे, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारा लाने के लिए। क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद में फिर हम लोग, हमारा 75 में मैं कर रहा था एमए देवी कॉलेज से कानपुर में। उसी दरमियान मैंने बैंक का एग्जाम दिया, मैं उसमें पास हो गया। जी जी। 76 में हमारा रिजल्ट आ गया, अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया। तो 77 में मैंने जनवरी में ज्वाइन किया बैंक, जी जी। बैंक ऑफ इंडिया में। तो हमारी पोस्टिंग हुई संडीला में। जी। तो संडीला में हमें कोई जानता नहीं था, हम लोग संडीला तो बिल्कुल लंदन जैसा लगता था। जी जी। गाँव के बाहर कभी गए नहीं, जी। कानपुर के अलावा को देखा नहीं। जी। तो एक हमारे साथी थे निरंजन लाल मल्लावा के ही, जी। उन्होंने कहा हमारे रिश्तेदार हैं, डॉक्टर साहब हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं वहाँ। तो एक चिट्ठी लिख दिया, उन्हें उनके पास चले जाइएगा, वो आपकी व्यवस्था कर देंगे, आप सब करवा देंगे। तो डॉक्टर बुद्धा प्रसाद जी रहते थे संडीला में, अब नहीं है वो इस दुनिया में। जी जी। उन्होंने अपने घर में हमको करीब 8-9 महीने तक रखा है। जी जी। उसके बाद मकान ढूंढवा के दिया। जी। सबसे पहली जयंती सन 1979 में हम लोगों ने संडीला में मनाई। संडेला में हाँ, पहली जयंती। पहली जयंती बाबा साहब की। जी जी। उस जयंती को हम लोगों ने शोभा यात्रा पूरे संडीला में गलियों से होते हुए क्या गलियां। कुछ सामना सामंतवादियों का, मनवादियों का कुछ सामना करना पड़ा आपको? नहीं, वहाँ उस समय तो कुछ भी नहीं करना पड़ा, किसी ने मतलब कोई विरोध नहीं किया। अच्छा। पहली बार निकली थी और विरोध नहीं हुआ? कोई विरोध नहीं हुआ। तो साथियों, आप समझ रहे होंगे, जो हम नहीं कह रहे थे गले में हाड़ी, एक दिन मैं पोस्ट एक लिख दिया था कि चमारों के गले में हाड़ी, कमर में झाड़ू, कभी बधी नहीं थी। ये जो हुआ, ये 560 रियासतें जो थी, उसमें 5-6 जो वहाँ के ब्राह्मण थे महाराष्ट्र के, वहाँ दक्षिणी में, उनके यहाँ थोड़ा सा अलग अलग प्रकार का शोषण रहा। जहाँ महारों के गले में था, और महार कम्युनिटी से बाबा साहब आते थे, लेकिन बाबा साहब के अंदर जाति नहीं, वो 4 वर्ग बना करके उन्होंने लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया कि लोग सामाजिक रूप से उभरे, सबको हिस्सा, हैसियत, व्यवस्था मिले, समानता मिले, बंधुत्व, भाईचारा के लिए। आज हम लोग उनका दर्द, अपना दर्द और हमारा दर्द वो समझे, तो हमें भी वो उनके दर्द को, उनके समाज के दर्द को समझना चाहिए। क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल समझना चाहिए। मैं एक दिन लिख दिया था, तो लोग जो है कमेंट कुछ लोग कर रहे थे, तो हमने कहा ये हिस्ट्री है। वो कमेंट इसलिए कर रहे होंगे, लेकिन जैसे हुआ जब उन्होंने साइकिल रैली किया जी, हरियाणा, दिल्ली से लेकर हरियाणा, और हरियाणा से लेकर के उत्तर प्रदेश में भी कुछ। वो डेट याद होगी आपको? डेट नहीं मुझे याद है इसमें। अच्छा, डेट नहीं, लेकिन ये 84 के पहले की बात है। 84 के पहले पार्टी गठन नहीं थी। 78 और 84 के बीच, मतलब पार्टी का गठन पार्टी का गठन नहीं हुआ था, DS4 का गठन हो चुका था। तब वो साइकिल रैली। हाँ, और 81 में आपका DS4 बना है जी। 6 दिसंबर वो 1981 को DS4 बना है। तो 81 और 84 के बीच की बात है जी जी। जब साइकिल रैली हुई साहब की। तो साइकिल रैली जब साहब की हुई, तो चलते तो 2 आदमी थे साथ में, और उसके बाद में साथ में पीछे लाइन बनती चली जाती थी, जिसमें महिलाएं भी हो जाती थी, लड़कियां भी हो जाती थी, पुरुष भी हो जाते थे। ये कहाँ से शुरुआत किए थे साइकिल की रैली? ये शुरुआत हुई थी हरियाणा, पंजाब से शुरुआत हुई थी। पंजाब से? पंजाब से शुरुआत हुई थी, पंजाब, हरियाणा। उसके बाद में साहब की साइकिल रैली आपकी गई है यहाँ झारखंड तक, झारखंड होते हुए उत्तर प्रदेश होते फिर वापस हो गई। अच्छा। तो
झारखंड की हम बात बता रहे हैं, जब साहब की साइकिल यात्रा वो रैली निकली थी, तो वहाँ की महिलाएं, वहाँ के नए बच्चों ने बोला साहब इधर से आ रहे हैं, उनको शरबत पिलाएंगे। तो उनको रोका गया, तो रुके, साहब ने शरबत पिया। शरबत पीने के बाद में कुछ महिलाएं जिनका इतना शरीर ऊपर का पूरा खुला था, और झारखंड में और नीचे का खाली कमर से और जांघों तक उनका शरीर ढका हुआ था, बस ये स्थिति थी। तो साहब ने पूछा ये कोई कानून लागू था कि आप कानून नहीं, ये व्यवस्था की वजह से, व्यवस्था थी, गरीबी हाँ, थी, व्यवस्था थी, गरीबी कैसी व्यवस्था थी? ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी, मनवादी अच्छा, मतलब ऊपर नहीं पहनना, हाँ, मनवादी यहाँ तक था। झारखंड में उस समय था, उत्तर प्रदेश में तो नहीं था। उत्तर प्रदेश में, झारखंड की बता रहे हैं, क्योंकि हम लोग बचपन में जान रहे हैं कि इधर तो इस तरह का नहीं, आदिवासी इलाका है ना वो, आदिवासी। तो साहब के आंसू गिरने लगे, बोले चलो जल्दी, अब यहाँ हमसे रुका नहीं जाता। ऐसी हमारी समाज की बहन बेटियां रहती हैं जिनको कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं है, और बाबा साहब ने इनको पहनाने के लिए इतना सब कुछ संघर्ष किया, बताया नहीं गया तक। तब लड़कों को बुलाया, बोले ये बताओ, ये तो हमको तुम पानी भी पिला सकते थे, शरबत क्यों पिलाया? तो बोले साहब ऐसा है कि आप इतने दिनों के बाद में हमारे यहाँ से गुजरे हो, तो हम आपको रोटी तो नहीं खिला सकते, हमारे पास व्यवस्था नहीं है, तो हम आपको शरबत तो पिला सकते हैं, इसलिए हमने पिलाया शरबत। कहना ये खैर कोई बात नहीं, लेकिन इतना पैसा बचा कर समाज के लिए काम करो और पढ़ो लिखो करो, पढ़ो लिखो, अच्छी बात है, समाज के लिए काम कर रहे हो, अच्छी बात है। तो वहां तक साहब ने मूवमेंट जंगलों में पहुंचा दिया जहां कोई जानता नहीं। बाबा साहब ज्योतिबा फूले को, बिरसा मुंडा को तो जानते थे, क्योंकि वहां के रहने वाले थे वो, बिरसा मुंडा, तो वहां तो जानते थे वो। तो इस तरीके से साहब ने लखनऊ में, मैंने उनको जो सुना, एक सम्मेलन उनको करना था दिल्ली में, तो कहने लगे, तो लोगों ने कहा, ये ब्राह्मणों ने कहा, ये बताओ कांशीराम जी, आप ये कमरे में बैठ के लोगों को क्या पढ़ाते हो? आप बाहर क्यों नहीं पढ़ाते? बोले हम कमरे में इसलिए पढ़ाते हैं कि हमारे लोग अनपढ़ हैं, इसलिए जल्दी समझ सके उस बात को, और बाहर कोई इधर उधर निकलता तो उनका ध्यान बढ़ जाएगा, इसलिए हम कमरे में बैठ के उनको पढ़ाते हैं। तो बोले ये चीज बाहर नहीं पढ़ा सकते? बोला इसी का नाम कैडर था, यही कैडर है, कैडर इसी का था। तो कैडर हमेशा इंडोर ही होता है, हाँ, इंडोर, आउटडोर नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें समाज के बारे में ऐसी बताई जाती है जो उनको नहीं मालूम है, जो नहीं मालूम है। जब आदमी को मालूम होगा तभी तो उसके अनुसार वो काम करेगा। तो 20 साल तक उन्होंने समाज को, तो लोगों ने कहा बाहर क्यों नहीं आप मूवमेंट आप करते? बोले जब हमारे लोग कम से कम हमारी एक आवाज के ऊपर दसियों लोग, लाख लोग इकट्ठा हो जाएंगे, तब हम समझेंगे मूवमेंट कुछ काम कर रहा है। तब दिल्ली में सबसे पहली बार उन्होंने एक सम्मेलन किया, जिसमें लोग, सब कार्यकर्ता लोग गए, उसमें डेलीगेट गए, तब इतने लोग हो गए कि दिल्ली की सड़कों के ऊपर आदमी समा नहीं रहा था। तो लोगों ने कहा साहब हम आपके पास तो कुछ है ही नहीं, हम लोग वहाँ पानी कहाँ पियेंगे, खाना कहाँ खाएंगे? बोले तुमको आना है, खाने की चिंता नहीं करना है। तो साहब ने क्या किया था, हमारे जैसे आपके जैसे लोगों के यहाँ नहीं गए वो, साहब जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे उनके यहाँ गए, सबकी झोपड़ियों में घुसे, बोले बहन जी हम लोग एक कार्यक्रम कर रहे हैं दिल्ली में, आप शाम को खाना बनाते हो परिवार के लिए, तो कुछ खाना बच जाता है तो आप फेंक देते हो बाहर, तो हम लोग अपने पूरे भारत से लोगों को बुला रहे हैं, तो कम से कम वो खाना यहाँ डेग रखी है हम लोगों ने, तो दाल जिसके पास दाल वाले में रख दे, सब्जी रखा सब्जी वाले में रख दे, पूड़ी वाला पूड़ी में रख दे, रोटी वाला रोटी में रख दे, चावल वाला रोटी। तो ऐसे डेग उसमें रखे थे, तो तारीख आते आते वो सारे के सारे डेग भर गए ऊपर तक, रोटियों से, पूड़ियों से, दाल से, चावल से, सब्जी से, सब। और सबने, जितने लोग थे सबने भर भर के पेट खाना खाया, और लाखों लोग जो निकला वहाँ व्यवस्थित, क्योंकि बीबीएफ के लोग भी थे उसमें, बीबीएफ का गठन हो गया, गठन हो गया था, तो वो अपना यूनिफॉर्म में रहते थे, नीला। अच्छा सर, एक चर्चा हम करना चाहेंगे कि बीबीएफ का गठन क्यों आवश्यक पड़ा बाबा बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब, और बीबीएफ का पूरा फुल फॉर्म बता दीजिए।
बीबीएफ का फुल फॉर्म है बहुजन वॉलेंटियर फोर्स। जी बीवीएफ है जी, बीबीएफ। हाँ, बहुजन वॉलेंटियर फोर्स। जी। तो उसमें किसी को पैसा नहीं दिया जाता था। वॉलेंटियर का मतलब जो अपनी स्वेच्छा से काम करे। स्वेच्छा से। तो उसमें हमारी बहन बेटियां भी थी, जी। उसमें युवक भी थे, बूढ़े भी थे, जवान भी थे। हमने जो सुना कि जब हमारा मतलब पुलिस सहयोग नहीं करती थी, मानवर साहब के कई जगह जो है कार्यक्रम करते थे, तो वहां पर बाहरी लोगों का जो है हस्तक्षेप हो जाता था, यहाँ तक कि जान जाने की भी जोखिम उठानी पड़ती थी। तो बहुजन नायक मानवर कांसीराम साहब ने बीबीएफ इसलिए रखा कि हम बनाएंगे एक फोर्स जो हमारी होगी, जो हम पुलिस हमारी सहायता करे न करे, वो हमारी सहायता करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे, हमारी सुरक्षा करेंगे। यही तो है। बिल्कुल बिल्कुल, यही उद्देश्य था उसका। जी। तो वो सब लोग चल रहे थे साइड में जी, और दो दो की लाइन में दिल्ली में जी लोग चले। तब नारा लगा था, वोट तुम्हारा राज, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। जी। पूरे दिल्ली में नारा गूंजा। तो लोगों ने कहा ये कौन सी बला आ गई है। तो लोगों से पूछा गया, मानवर साहब से पूछा गया, प्रेस रिपोर्टर भी, ये वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा मतलब कहला हम लोग ज्यादा है तो ज्यादा लोगों को वोट ज्यादा होता है, तो सरकार उनकी होनी चाहिए, तो सरकार तो उनकी है जिनके वोट कम है, तो इसका मतलब हमारे वोटों के साथ में कोई बेईमानी हो रही है। तो भाई बेईमानी नहीं चलेगी, गुमराह कर दिया हमारे लोगों को। पहले यही होता था, कोई लंबरदार गांव का है, कोई प्रभावशाली आदमी गांव का है, वो कह दिया चलो नेताजी आओ, इतने पैसे हमको दे दो, हम सारे वोट डलवा देंगे। वो जाके डाले, वो बेचारे जा ही नहीं पाते थे। जी जी, लोग डरते भी थे, हैंड माउथ की जिंदगी हुआ करती थी, तो उनके पास संसाधन थे नहीं, संसाधन नहीं था, जीविका साधन कोई थे नहीं। इसलिए जो सामंतवादी लोग थे हर स्तर से दबाते थे, सताते थे, डरते थे लोग। तो साथियों, माननीय हीरालाल विद्यार्थी जी से हम अभी आपको बात करवा रहे थे और आप कैडर के माध्यम से बता रहे थे। तो अब हम जो भी बात करेंगे, अब दूसरे एपिसोड में बात करेंगे, आपको भी कहीं जाना है। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा चैनल आप देख रहे होंगे तो एक बार फिर कहूँगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब ही हमारी जान है। फिर हम दूसरे एपिसोड में, क्योंकि बात लंबी है और 2-3 एपिसोड 4 एपिसोड दिखाएं तो भी कम पड़ जाएगी, क्योंकि आपका बहुत बड़ा, आज भी आप देख लीजिए, जब भी आप कमरे में बैठे रहते हैं तो आप बाबा साहब को याद करते रहते हैं। ये देखिए चिट रखे हैं, कहाँ तक हमने पढ़ा, और इस रिटायर की उम्र में आप जो है बाबा साहब की इस तरह की बुकें पढ़ते रहते हैं। हमारे लोग, बहुत लोग नौकरी किए, रिटायर हो गए, घर में कला का कारण बने, अपने ही घर में कला का कारण बने। यदि हम लोगों को, जो लोग हैं पढ़े हैं, नौकरी किए, रिटायर होने के साथ बाबा साहब या बहुजन मूवमेंट की जितनी किताबें हैं अपना अगर मतलब पढ़ेंगे बहुत, तो उनका माइंड साफ रहेगा, लोगों को बता सकते हैं। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर दूसरे एपिसोड में मुलाकात होगी, बात होगी, और इसी कैडर के साथ। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, बहुत बहुत साधुवाद।